प्रिय छात्रों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। और इसकी पहली यूनिट है, उसका जो शुरू का टॉपिक है इकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। ये वाला टॉपिक हम लोग आज कवर कर रहे हैं। छात्रों, इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। और ये जो शब्द है इकोलॉजी, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द ओइकोस और दूसरा शब्द है लोगोस। ओइकोस अर्थात हाउस और लोगोस अर्थात अध्ययन। तो इस प्रकार से इसका जो अर्थ निकलता है वो निकलता है घर का अध्ययन। यहाँ घर से तात्पर्य हैबिटेट से है, आवास से है। इकोलॉजी जो शब्द है सबसे पहले रिटर 1868 ने दिया था, लेकिन इसकी व्याख्या अर्नेस्ट हैकिल 1869 ने की थी। और कुछ पुस्तकों में इकोलॉजी जो शब्द है उसका जन्मदाता अर्नेस्ट हैकिल को लिखा हुआ है, जबकि अर्नेस्ट हैकिल जो है उन्होंने इसकी व्याख्या की थी। और जो मूलतः जो शब्द है वो दिया था रिटर 1868 ने। वर्तमान में पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी को वृहद शब्दों में पर्यावरण विज्ञान भी कहते हैं। इसकी कुछ सामान्य परिभाषाएं हैं। सबसे पहले मैं रीटर की परिभाषा ले रहा हूं। रीटर के अनुसार किसी भी जंतु के कार्बनिक एवं अकार्बनिक वातावरण के आपसी संबंध को इकोलॉजी कहते हैं। दूसरी परिभाषा में ले रहा हूं चार्ल्स एल्टन 1927। चार्ल्स एल्टन के अनुसार प्राकृतिक अध्ययन को पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद में परिभाषा लेते हैं टेलर 1936। समस्त जीवों के समस्त पर्यावरण के साथ समस्त संबंधों के अध्ययन का विज्ञान पारिस्थितिकी कहलाता है। और अंत में मैं ले रहा हूँ ओडम की परिभाषा, प्रकृति की संरचना तथा कार्य का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में हम कवर करते हैं पारिस्थितिकी की मुख्य शाखाएं या पारिस्थितिकी के मुख्य प्रभाग या उप प्रभाग। श्रोटर 1896 ने इकोलॉजी को दो भागों में बांटा। पहला है स्वपारिस्थितिकी अर्थात ओटेकोलॉजी और दूसरा है समपारिस्थितिकी अर्थात सिनेकोलॉजी। स्वपारिस्थितिकी अर्थात ओटेकोलॉजी, इसके अंतर्गत किसी भी जंतु या पौधे की एक जाति और उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यष्टिगत जीव या व्यष्टिगत जाति अर्थात इंडिविजुअल स्पीसीज के अध्ययन को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे किसी उद्यान में हम लोग नीम के पेड़ का अध्ययन करेंगे तो वह ओटेकोलॉजी के अंतर्गत आएगा। जैसे मेंढक का अध्ययन करेंगे ओटेकोलॉजी के अंतर्गत आएगा। किसी अभ्यारण्य में बाघ का अध्ययन करेंगे तो वह भी ओटेकोलॉजी के अंतर्गत आएगा। दूसरा जो प्रभाग है या दूसरी जो मुख्य शाखा है वह है समपारिस्थितिकी या सिनेकोलॉजी। किसी एक विशेष वातावरण में निवास करने वाले विभिन्न जीव जंतुओं और पौधों के समुदायों का सामूहिक अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। जैसे अगर हम लोग रणथंभौर का अध्ययन करें, टोटल रणथंभौर में जितने फौना है, जितने फ्लोरा है और आपस में उनके जो संबंध है उनका अध्ययन करेंगे तो वह समपारिस्थितिकी के अंतर्गत आएगा, सिनेकोलॉजी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में है अन्य शाखाएं। अन्य शाखाओं में पहला मैं ले रहा हूँ प्राणी पारिस्थितिकी अर्थात एनिमल इकोलॉजी। और एनिमल इकोलॉजी में जो विषय वस्तु रहेगी वह रहेगी मुख्यतः प्राणी अर्थात प्राणियों का उनके वातावरण के साथ में जो अध्ययन हम लोग करेंगे वो इस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा। और इसकी भी
कई उपशाखाएं हैं, जिसके अंतर्गत पहला है मैमेलिन इकोलॉजी, अर्थात इस शाखा में मुख्य विषय वस्तु रहेगी स्तनधारी या मैमल्स। दूसरा एम्फीबियन इकोलॉजी, उभयचर पारिस्थितिकी। तीसरा एवियन पारिस्थितिकी अर्थात पक्षी पारिस्थितिकी। चौथा है इंसेक्ट इकोलॉजी अर्थात कीट पारिस्थितिकी। पांचवा है पैरासाइट इकोलॉजी अर्थात परजीवी पारिस्थितिकी। छठा है पॉपुलेशन इकोलॉजी अर्थात समष्टि पारिस्थितिकी। और सातवां है ह्यूमन इकोलॉजी अर्थात मानव पारिस्थितिकी। और इनके अंतर्गत हम लोग अध्ययन किस किस का करेंगे, जैसे मैमेलियन इकोलॉजी में मुख्य विषय वस्तु मैमल्स रहेंगे, एम्फीबियन इकोलॉजी में मुख्य विषय वस्तु एम्फीबियंस रहेंगे, एवियन इकोलॉजी में एवियंस को लेके स्टडी की जाएगी, इंसेक्ट इकोलॉजी में जो कीट है उनका पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा, उनके वातावरण के साथ अध्ययन किया जाएगा। पैरासाइट पारिस्थिति में परजीवी मुख्य विषय वस्तु रहेंगे। पॉपुलेशन इकोलॉजी में जो विभिन्न प्रकार की समष्टियां हैं उनका अध्ययन इकोलॉजी के संदर्भ में हम लोग करेंगे। और मानव पारिस्थितिकी में मुख्य विषय वस्तु जो है वो रहेगी मानव। इसके बाद में जो अगली शाखा है वह है पादप पारिस्थितिकी, प्लांट इकोलॉजी। और इसमें पादपों का अध्ययन उनके वातावरण के साथ में, पर्यावरण के साथ में या बाहरी जो वातावरण उसके साथ किया जाएगा। और इसकी भी कई शाखाएं हैं, जैसे पहली फॉरेस्ट इकोलॉजी अर्थात वन पारिस्थितिकी, और इसमें विषय वस्तु रहेगी वन। एल्गल पारिस्थितिकी, एल्गल इकोलॉजी अर्थात शैवाल पारिस्थितिकी, इसमें अध्ययन करेंगे शैवालों का। ग्रासलैंड इकोलॉजी अर्थात घास पारिस्थितिकी, विषय वस्तु रहेगी इसमें घास। माइक्रोबाइल इकोलॉजी अर्थात सूक्ष्म जीवी पारिस्थितिकी, और अध्ययन करेंगे सूक्ष्म जीवों का उनके वातावरण के साथ में। तीसरी जो शाखा है वो है हैबिटेट इकोलॉजी अर्थात आवासीय पारिस्थितिकी, और इसमें जैव भूमंडल पर जितने प्रकार के आवासीय स्थान हैं मुख्यतः उनका अध्ययन करेंगे। और जैव भूमंडल पर जो आवास हैं उनके अनुसार इसकी शाखाएं हो सकती है टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी अर्थात स्थलीय पारिस्थितिकी, जिसमें मुख्य विषय वस्तु आएगा या मुख्य हैबिटेट जो आएगा वो स्थल आएगा। फ्रेश वाटर इकोलॉजी है स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी, जिसमें स्वच्छ जलीय जो आवास है उसका अध्ययन करेंगे। मेराइन वाटर इकोलॉजी लवणीय जलीय पारिस्थितिकी, और इसमें फोर्थ जो आवास आता है वो होता है एस्चुराइन हैबिटेट या एस्चुराइन इकोलॉजी का अध्ययन इसमें करेंगे। और एस्चुरी जो होती है वो होती है जहाँ पे नदियाँ समुद्र से मिलती है, उनके स्पेशल फीचर्स होते हैं, उनके विशेष लक्षण होते हैं। तो इस आवास में जो फ्लोरा है फौना है उनका अध्ययन हम लोग करते हैं। इसके बाद में चौथी जो शाखा है वो है इको जियोग्राफी, भूगोल पारिस्थितिकी या बायोजियोग्राफी, और इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में जीवधारियों को पर्यावरणीय कारकों के साथ अध्ययन इसमें किया जाता है। पांचवी जो शाखा है वो है कंजर्वेशन इकोलॉजी अर्थात संरक्षण पारिस्थितिकी, और इसमें मुख्य रूप से सोइल कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का अध्ययन करते हैं। इसको भी दो शाखाओं में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। जो छठी शाखा है वह प्रोडक्शन इकोलॉजी अर्थात उत्पादन पारिस्थितिकी, और इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उसके क्या उपाय किए जाएं, उनका अध्ययन हम लोग करते हैं। सातवीं जो शाखा है वह है विकिरण पारिस्थितिकी अर्थात रेडिएशन इकोलॉजी, और इसमें जीवधारियों और उनके वातावरण के ऊपर रेडियोधर्मिता का क्या प्रभाव होता है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। आठवीं जो शाखा है वो है टैक्सोनॉमी इकोलॉजी अर्थात वर्गीकी पारिस्थितिकी। अगली जो शाखा है वो है ह्यूमन इकोलॉजी अर्थात मानव पारिस्थितिकी,
और यहाँ पर जो मुख्य विषय वस्तु रहती है वो रहती है मानव। अगली जो शाखा है वह है स्पेस इकोलॉजी। और स्पेस इकोलॉजी में जीवधारियों पर अंतरिक्ष के वातावरण का क्या प्रभाव होगा, इसका अध्ययन इस शाखा में हम लोग करते हैं। उसके बाद में पैलियो इकोलॉजी, जीवाश्म पारिस्थितिकी जिसको कहते हैं। उसके बाद में रसायन पारिस्थितिकी। उसके बाद में है पेडो इकोलॉजी अर्थात मृदा पारिस्थितिकी। उसके बाद में है एनर्जी इकोलॉजी अर्थात ऊर्जा पारिस्थितिकी। और अंत में है प्रदूषण पारिस्थितिकी या पोल्यूशन इकोलॉजी, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का अध्ययन करते हैं। और अंत में लेते हैं कि हम लोग इकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, अर्थात पारिस्थितिकी विज्ञान की उपादेयता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान की उपयोगिता या उपादेयता को 4 बिंदुओं में हम लोग समेटते हैं। पहला है जीवन को सरल एवं स्वस्थ बनाने के लिए। दूसरा है आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए। तीसरा है जनसंख्या नियंत्रण। और फोर्थ है पर्यावरण प्रदूषण एवं उसका नियंत्रण। और ये जो 4 बिंदु हैं इनकी विस्तृत व्याख्या भी हम लोग करेंगे।